नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे और सुबह 8 बजे 2 कक्षाएं हमारी प्रतिदिन जा रही हैं। कल से बीच में कुछ गैप हुआ था जिसपे हमने कल बात की थी। दोस्तों आज कहेंगे वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन आपने, क्या प्रश्नों का संग्रह लाया है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिंदी और हिंदी के साथ साथ संविधान, संविधान के साथ साथ इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी, 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मुझे मिली है। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का श्रृंखला, ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं कि आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी लाभदायक सिद्ध होगा। वो बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, ये हम आपसे गारंटी एकदम गारंटी, मोदी वाली गारंटी है ना। आइए देखते हैं, आइए एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे हमारे, और जो लोग लाइक थोड़ा सा नहीं किए हैं लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं, अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिएगा, एक बार डेट आ जाने दीजिए एग्जाम का। क्या मॉडल पेपर, क्या धांसू मॉडल पेपर आपके सामने हम लोग, हालांकि अभी भी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न कुछ कम रखे गए, कोई प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रश्न कोई कमजोर प्रश्न नहीं है, कोई खराब प्रश्न नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। आइए एक बार सभी भाई बहन, सभी हमारे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। एक बार जल्दी से आप जितने लोग भाई हमारे हैं सब लोग जुड़ जाइए। चलिए जल्दी करिए, एक बार आप लोग जुड़ेंगे भैया। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चलिए इसको हम हिंदी को बाद में करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया है और क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए भैया। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए इसको। ये क्या रहा है कि शरीर के अंग के आधार पर, क्या है भाई, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है। ये जो शरीर का अंग है हमारा, या आपका किसी के भी शरीर का जो अंग है वो कुछ दिया, जैसे उंगली एड़ी है, स्त्रीलिंग है क्या, हाथ पैर पुल्लिंग है क्या, कलाई तलवा पुल्लिंग है क्या, बाह और जांघ पुल्लिंग है क्या। तो वही पूछ रहा है इसमें जो जोड़ा दिया है, जो पेयर है, वो कौन सा नहीं है। भाई पूरा प्रश्न पढ़िए। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। 3 तो सही है, लेकिन कौन एक है जो इसमें गलत है, और यही गलत है विकल्प नंबर सी वाला। दोस्तों कलाई और तलवा पुल्लिंग होता ही नहीं। चलिए यही गलत है, यही सॉरी स्त्रीलिंग होता नहीं है, ये पुल्लिंग होता क्या दिया है जी, ये आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिया है कि स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा नहीं है, स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा नहीं है, यही जोड़ा गलत है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा जी, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना की, जी प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योतिस्फूत है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। भैया ये जो पूंजीभूत है इसको हम लीजिए अंडरलाइन कर देते हैं, ये पूंजीभूत है। यही पूंजीभूत को आपको शुद्ध यानी वर्तनी पूछ लिया है कि इसमें सही कौन सा होगा। पूंजीभूत का सही विकल्प आपको छाट के बताना कि आखिर पूंजीभूत लिखा कैसे जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूंजीभूत इसी तरीके से लिखा जाएगा, पूंजीभूत, जी यही सही है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, क्या है ध्यान दीजिए, कौन सा सेट है जी, कला, ध्यान दीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।
बूढ़ा चांद, बहुत ही प्यारी कृति है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत महाराज की। ये जो साहित्यिक पुरस्कार इनको दिया गया था इसके लिए, बूढ़ा चांद के लिए, क्या वह ज्ञानपीठ पुरस्कार था? क्या वह व्यास सम्मान पुरस्कार था? क्या वह मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार था? या फिर वह हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार था? तो कौन सा पुरस्कार था भैया? प्रश्न संख्या 10 के लिए बताएंगे आप लोग। इसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था बूढ़ा चांद के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी है? क्या पूछ लिया है? समानार्थी पूछ लिया है योगदान शब्द का। किस शब्द का? योगदान शब्द का आपसे समानार्थी शब्द पूछा। इसी के समान अर्थ जो शब्द यहाँ पे देता हुआ दिखेगा वही हम यहाँ पर टिक कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल 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 सही बताया, विकल्प नंबर बी वाला हित। हित ही वह शब्द है जो योगदान का समानार्थी है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष? क्या 47 में, 50 में, 56 में या 65 में? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था भैया? 1956 में न हुआ था। और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किसी राज्य का गठन हुआ था, उसका नाम आंध्र प्रदेश था, सन 1956 में। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा भैया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? कहने का ये मतलब है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आखिर लिया किस देश से गया है? तो आप सभी जानता है, हमारा भाई सबको ही जानता है कि क्या वह जर्मनी से लिया गया है? क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका से? जी हाँ, प्रस्तावना जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, इसका प्रावधान जो है आपके कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? रूस से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता है, कानून शासन है और भी तमाम बातें हैं जो कि कहाँ से ली गई हैं? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो प्रश्न पूछ रहा है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जी, कमेंट सेक्शन में एकदम छाप दीजिएगा इस 14वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से। चलिए, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था भैया? बताइएगा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? जी हाँ, किसके द्वारा? ये है चौथा विकल्प, M.N. राय साहब के द्वारा। जी, M.N. राय साहब के द्वारा। कब? सन 1934 ईस्वी में। कब? सन 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? M.N. राय के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? जी हाँ, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1286-87 के बीच भारत पर शासन किया था? बताइएगा। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था? क्या आराम शाह था? क्या शम्स-उद-दीन था, इल्तुतमिश जिसे कहा गया? क्या गयासुद्दीन बलबन था? जी हाँ, यही विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन।
रक्त और लौह की नीति याद रखिएगा, किसने ये अपनाई थी? यही बलबन था। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला यही गयासुद्दीन बलबन था, जिसने दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। कौन? यही गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाली क्रांतिकारी, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको बाद में हम कराएंगे। 18वें प्रश्न में कुछ गलत हो गया है, आगे बढ़िएगा। प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था वह कहाँ आयोजित किया गया था? 1929 में। जी हाँ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसका जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। उसमें पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़िएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल है जो बंदरगाह का प्रमाण देता है? एक ही मात्र ऐसा स्थल, बहुत व्यापक तौर पर आप कह सकते हो कि अगर व्यापक तौर पर बात की जाए, एक मात्र स्थल ऐसा है लोथल, जहां से ये विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? जो संविधान की दूसरी अनुसूची है वह किससे संबंधित है? हमने पढ़ाया था, जिसमें उसमें बताया था कि वे कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची, अनुसूची 2 पूछ रहा है। अनुसूची 2 वेतन 2 भत्ता 2, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 2 वेतन 2 भत्ता 2, यानी महत्वपूर्ण पद पर अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है यह दूसरी अनुसूची। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए चलिए, हिंदी के कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं उनको, 1 मिनट। जी हाँ, चलिए, ये गद्यांश है जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और उसके बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। इससे संबंधित पहला ही प्रश्न है, क्या है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? भाई आपने गद्यांश पढ़ा होगा, या पढ़ के जब करिएगा, मैं तो सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। प्रश्न देखिए, बहुत जरूरी नहीं है गद्यांश पढ़ा जाए, लेकिन हाँ, गद्यांश पढ़ेंगे तो गलती की संभावना ना के बराबर हो जाती है, इसलिए बिना गद्यांश को पढ़े आप उत्तर देने का प्रयास मत करिएगा। आप देखेंगे कि भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता जो है गद्यांश का शीर्षक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? तो क्या राजनीतिक चातुर होना चाहिए? नहीं। सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए? नहीं। प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए? नहीं। हाँ, विवेक होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेक, सहानुभूति और धैर्य होना चाहिए। किसके लिए? प्रश्न को हल करने के लिए। किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उसी गद्यांश के आधार पर देखिएगा, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? मूल तथ्य पूछ लिया है आपसे, उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या भाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है? जी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है गद्यांश में। भारतीय राष्ट्रीयता क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेना, ऐसी बात भी नहीं है। भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है, यही तो सही है भैया। भाषा का विवाद जो है एक गंभीर समस्या है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, प्रश्न कट गया है। अगला गद्यांश है, देखिएगा क्या कह रहा है, इसके साथ ले लीजिए इसका एक बार आप लोग। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी भाई बहन हमारे जितने भी हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ के एक बार अपनी तरफ से प्रयास करिएगा। हम तो प्रश्न सॉल्व करा दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप और इसको पढ़ के देखेंगे, मिलाएंगे क्या सर ने सही बताया है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और बात समझ में भी आएगी, जिससे कि कोई भी गद्यांश आपके सामने आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाएगी। असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? चलिए, असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का आपको अर्थ बताना है। वैसे भी तो कॉमनली अ का अ उपसर्ग का अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है,
तो नहीं, तो यहाँ तक कोई विकल्प में है नहीं, नकारात्मक कोई विकल्प में है नहीं, आधा है, पूरा है, तक है, निषेध है, यही बी वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, असाध्य के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि ध्यान से देखिए कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे खाली स्थान सशक्त थे। चलिए, वे सशक्त थे। इस पांचवें प्रश्न का उत्तर आप तुरंत देंगे भैया। चलिए, क्या अहिंसा से? ना ना, गांधी जी और अहिंसा एकदम गलत। करोड़ों भारतीयों से सशक्त है, ऐसा किसी से तुलना तो की नहीं जा रही गांधी जी की, होनी भी नहीं चाहिए। विचार एवं भावना से, जी हाँ, शरीर से भले गांधी जी का शरीर शक्तिशाली भले नहीं था, लेकिन जो है वे उनके विचार जो थे, उनकी भावना जो थी वो बड़ी सशक्त थी। क्या थी? बड़ी सशक्त थी। आगे बढ़िएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन के शब्दकोश में से कौन से शब्द नहीं थे? जो गद्यांश आपने पढ़ा दिया गया है कि नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं है? नेपोलियन के शब्दकोश में स्वतंत्रता भी है, साहस भी है, अहिंसा भी है, लेकिन असाध्य और असंभव, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। यही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, चलिए, पूरा कंप्लीट होता है, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे ये अस्थावर छूटा है, अस्थावर छूटा है। अस्थावर का विपरीत पूछ लिया है, विलोम। अस्थावर का विलोम भैया होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। यही विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, हो गया है, तो यही तक क्लास को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चनों का लेवल, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के आयोग जो है यूपी का जो आयोग है, कैसे कैसे प्रश्नों को पूछता है, हमने हूबहू वैसे ही प्रश्न रखने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको समझ में आएगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।